हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ जेआरएफ अड्डा। मैं मधुश्री हूँ। हम लोग 2023 जून का पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो कल हम लोग ने पार्ट 1 किया है ना, मंडे को पार्ट 1 कंप्लीट किया और आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे और 20 क्वेश्चन, ठीक है। और जो लोग मेरे सेशन पहली बार अटेंड कर रहे हो उनके लिए मैं मधुश्री हूँ और मैंने अपना बीएससी फूड एंड न्यूट्रिशन में किया, एमएससी पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में किया और मैंने 2 बार नेट क्वालिफाई किया है विथ 93 एंड 94 परसेंटाइल। एंड मैं पिछले 5 साल से डेवलपमेंटल सेक्टर के साथ जुड़ी हुई हूँ और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी थी एमएस यूनिवर्सिटी वडोदरा में, ठीक है। और जो बच्चे अपना दिसंबर नेट का प्रिपरेशन और बूस्ट अप करना चाहते हो तो वो बच्चे होम साइंस के पेड कोर्स परचेस कर सकते हो जो जेआरएफ अड्डा ऐप पे अवेलेबल है, ठीक है। एंड अगर आप सिर्फ पेपर 2 परचेस करना चाहते हो देन यू हैव टू पे 6299। और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगा? वीडियो कोर्स मिलेगा, इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड भी मिलेगा आपको, पीडीएफ मिलेगा हिंदी एंड इंग्लिश में मिलेगा और डिटेल पीवाईक्यू सोल्यूशन मिलेगा। हालांकि मैं यहाँ पे पीवाईक्यू आपको सॉल्व करा रही हूँ पर इन डिटेल वे में नहीं। डिटेल किसको बोला जाता है कि अगर आप 4 ऑप्शन जो क्वेश्चन में आते हैं 4 ऑप्शन अच्छे से आप उसका इर्द गिर्द आगे पीछे भी पढ़ो तो आपको वो डिटेल सोल्यूशन मिलेगा पेड कोर्स में हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। और इसके अलावा भी आप पेपर 1 और पेपर 2 परचेस कर सकते हो और उसके लिए आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। यहाँ पे भी आपको 10% ऑफ के साथ ही मिल रहा है 6299 और यहाँ पे भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। देन यू हैव टू पे 8999, ठीक है। और वहाँ पे क्या मिलेगा आपको? वीडियो कोर्स मिलेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिलेगा, 2022-2023 का सोल्यूशन मिलेगा और टेस्ट सीरीज मिलेगा, मॉक टेस्ट वगैरह पेपर 1 के लिए, ठीक है। नाउ और बैच होम साइंस के डेडिकेटिव जो बैच है वो 26 जुलाई ऑनवर्ड्स चालू होगा, मतलब कल से, वेडनेसडे से, ठीक है। और 9 PM उसका टाइम रहेगा। और मेरा जो सेशन है यूट्यूब में वो हर रोज़ 8 बजे रहता है, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। और पेड सेशन का आपका टाइमिंग रहेगा 9 बजे वेडनेसडे, सैटरडे एंड संडे। और ज़रूरत पड़ने पर मैं एक्स्ट्रा क्लासेस भी आपको लूँगी, ठीक है। तो आप चालू करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन से। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? अरेंज द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन सीक्वेंस, ठीक है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो थ्योरी है वो किसने दिया है? पियाजे ने दिया है, राइट। ये आपको पेपर 1 में भी पढ़ना पड़ रहा है, पेपर 2 में भी पढ़ना पड़ रहा है, राइट। अब स्टेजेस क्या है? ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। फॉर्मल, ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो आंसर क्या रहेगा? सेंसरी मोटर बी, प्री ऑपरेशनल, ठीक है, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फिर रहेगा फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। तो ए जो आपके ऑप्शन है दैट वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ which part of 22 question is which part of the following parts of sewing machine is situated on its bed? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, spool pin, oscillating hook and tension regulator and pressure foot। तो आपके जो सही ऑप्शन है वो है oscillating hook, ठीक है। तो oscillating hook would be the correct option। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? Issue the involving the debate about whether development is primarily influenced by an organism biological inheritance or by its environmental experience। ये जो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं तो इसमें ना हमेशा टेक्निकल कीवर्ड ढूंढने का कोशिश करना। हर चीज़ आप पढ़ के जा सकते हो पर आएगा नहीं, कुछ कुछ हटके भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे क्या बोला है? बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस और एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस, दोज आर द कीवर्ड, ठीक है।
तो आपके यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ठीक है, आंसर क्या रहेगा? आइए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी इशू, नो। नेचर नर्चर इशू, अर्ली लेटर एक्सपीरियंस इशू, होम स्कूल इशू। होम स्कूल इशू तो एकदम नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन से इसका कोई सिमिलरिटी नहीं है। अर्ली लेटर एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि इसमें आगे आगे का इशू और पीछे का इशू के बारे में बोला ही नहीं, इसमें डायरेक्ट आपको बोला है बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल। तो यहाँ पे नेचर, नेचर है ना, आपके एनवायरनमेंट से जुड़ा है, ठीक है। इवन नर्चर, नर्चर भी एनवायरनमेंट से इनडायरेक्टली वे में जुड़ा है। तो और बोथ जो कंपोनेंट है, इसका प्रायोरिटी किस पे दिया जा रहा है? बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, ठीक है। ये एक सेकेंडरी पैरामीटर है, ये एक प्राइमरी पैरामीटर है। तो आंसर वुड बी नेचर एंड नर्चर इशू। नाउ 24 नंबर में क्या पूछा गया है? साक्षर भारत अभियान। साक्षर भारत अभियान एम्स टू इम्प्रूव व्हाट? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। एनरोलमेंट इन प्राइमरी स्कूल, एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन सेकेंडरी स्कूल, रेजिंग लिटरेसी लेवल इन द कंट्री, रेजिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन द स्कूल, ठीक है। तो साक्षर भारत अभियान, तो जो सर्व शिक्षा अभियान, अभी तो निपुण भारत भी आया है, निपुण भारत। इसमें डिजिटल लिटरेसी भी इंक्लूड है, न्यूमरोलॉजी, ये सब इंक्लूड है, ठीक है। तो निपुण भारत अभी इम्प्लीमेंट होना चालू हुआ है। आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार जाओ, गूगल करो निपुण भारत क्या है, उसके ऊपर पढ़ो, ठीक है। और साक्षर भारत अभियान का एम क्या है? रेजिंग लिटरेसी लेवल इन द कंट्री। यहाँ पे कोई कैटेगरी स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पे ओवरऑल लिटरेसी की बात बोला गया है साक्षर भारत अभियान में, ठीक है। और ये कब आया था? 2009, ठीक है, 2008 to 9 में आया था। अभी आप क्या करोगे? आगे के लिए जो भी नया प्रोग्राम्स है, लाइक एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट में अभी ऑनगोइंग चल रहा है, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज है 2020 वाला, इसके रिलेटेड अगर कोई नया प्रोग्राम डेवलप हुआ है नेशनल कंट्री लेवल पे, या अगर कोई सब प्रोग्राम डेवलप हुआ है, वो भी आप देखो, ठीक है। और निपुण भारत आप अभी पढ़ोगे, ये क्लास जब एंड हो जाएगा आप गूगल करके सर्च करना निपुण भारत क्या है, और उसके बारे में पढ़ना, नोट्स बनाना, की नोट्स बनाना, क्योंकि आगे के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। नाउ अभी यहाँ पे 25 नंबर पे क्या बोला है? प्रिंसिपल्स फॉर यूज ऑफ PLA, participatory learning action include use of metadata, use of management tools, use of program metrics, use of triangulation method. तो आंसर would be use of triangulation method. अब PLA में, ठीक है, ट्रायंगुलेशन मेथड कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो PLA का फुल फॉर्म क्या है? पार्टिसिपेटरी लर्निंग एक्शन इज बेस्ड अराउंड triangulation. This means assessing information about same things in different ways. ठीक है, हम लोग ढूंढना तो एक ही चीज चाहते हैं, पर इसका जो माध्यम होगा, तरीका होगा, वो डिफरेंट होगा, यही बोला गया है। एंड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस, ठीक है, हम लोग को यही, एक मान लो ये कंपोनेंट है, ये ट्रेजर है, ये हमको ढूंढना है, ठीक है, डिफरेंट वे में ढूंढना है, वे डिफरेंट होगा और उसके साथ साथ सोर्स भी डिफरेंट होगा, ठीक है, सोर्स भी इसका डिफरेंट होगा। एंड टू इंश्योर व्हाट? टू इंश्योर इट इज रिलायबल एंड दैट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड। तो रिलायबिलिटी मतलब क्या है? रिलायबिलिटी मतलब है कंसिस्टेंसी। जो चीज़ आप ढूंढने की ट्राई कर रहे हो, जिसको प्रायोरिटी दे रहे हो, वो कितना कंसिस्टेंट है, वो आप डिफरेंट सोर्स और डिफरेंट टेक्निक या वेज से आप पता लगाओगे, राइट। इसको, ये है ट्रायंगुलेशन टेक्निक।
और ये PLA में पार्टिसिपेटरी लर्निंग एक्शन में किया जाता है, राइट। नाउ 26 number question is which of the following class of dye is banded to use in the textile industry? देखो एसिड डाई तो यूज होता है, बेसिक डाई भी यूज होता है, वेट डाई भी यूज होता है। जो एजो डाइज है वो बैंडेड है बहुत सारे कंट्रीज में। आओ देख लेते हैं। एजो डाइज में कंटेन ऑफ मोर देन 20 कार्सिनोजेनिक एमाइन that cause cancer, birth defect or other reproductive harm। तो आपको रीजन जानना भी इम्पोर्टेंट है कि क्यों एजोडाई खराब है, इसको क्यों बैन किया गया है। बिकॉज इसमें कार्सिनोजेनिक कंपोनेंट रहता है, कार्सिनोजेनिक एमाइन रहता है। कार्सिनोजेनिक क्या है? जो कंपोनेंट कैंसर है ना बॉडी में डेवलप करने में या ट्रिगर करने में हेल्प करते हैं, उसको कार्सिनोजेनिक कंपोनेंट बोला जाता है। तो कार्सिनोजेनिक कुछ एमाइन रहते हैं, इसलिए बर्थ डिफेक्ट भी हो सकता है, रिप्रोडक्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं, इसलिए हार्मफुल है बॉडी के लिए, इसलिए ये बैन है। कहाँ कहाँ बैन है? चाइना पे बैन है, जापान में बैन है, इंडिया पे बैन है, वियतनाम में बैन है, इवन यूरोपियन यूनियन जिसको EU बोलते हैं उसमें भी बैन है, ठीक है। नाउ 27 नंबर क्वेश्चन इज अ गोल इज नॉट अ स्मार्ट गोल इफ इट इज। मतलब आपको बोला है ये जो स्मार्ट गोल हम लोग बोलते हैं, स्मार्ट गोल बोलते हैं, स्मार्ट स्ट्रैटेजी बोलते हैं, है ना। आप लोग ने बहुत बार सुना होगा, मैं स्मार्ट स्ट्रैटेजीज बोलती हूँ अपने वीडियो में कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी अप्लाई करो, अपने जो तैयारी है उसको स्मार्ट बनाओ, है ना। तो स्मार्ट का मतलब क्या है? ठीक है, यहाँ पे आपको बोला है कि स्मार्ट गोल का अंतर्गत कौन सा नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ स्मार्ट गोल। तो एक्सपेंसिव जो है वो इसका पार्ट नहीं है। तो स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है, आइए देख लेते हैं। स्मार्ट गोल स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रेलिवेंट एंड T फॉर टाइम बाउंड, ठीक है। Now, 28 number question is prolonged sitting at workplace may initiate musculoskeletal problems that can be avoided by। तो ये जो है ये आपके जो वर्क सिंप्लीफिकेशन है एंड जो एर्गोनॉमिक्स, ये जो दो सब टॉपिक्स है यहाँ पे जॉइंट क्वेश्चन पूछा है ना। मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम एंड सिटिंग, प्रोलॉन्ग सिटिंग एट वर्क प्लेस कैन बी अवॉइडेड बाय विच मेथड्स और टेक्निक्स, और क्या तरीका नुस्खा अप्लाई करने से हम लोग ये मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम अवॉइड कर सकते हैं, कर पाएंगे, है ना। क्या क्या है? टेकिंग ब्रेक्स एंड फिजिकल स्ट्रेचिंग इन बिटवीन, change in place of work, change in working posture, increasing intensity of light in the room, use of standing workstation। ये जो लाइट वाला ऑप्शन है ना, ये तो एकदम बेकार है। लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करने से थोड़ी ना आपके मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम कम हो जाएगा, ये एकदम बेकार है। तो डी वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। तो 2 और 4 ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब बचा है ABC और ACE। अब बी क्यों नहीं होगा? चेंज इन प्लेस ऑफ वर्क, आपके एक जगह काम करने में दिक्कत हो रहा है, एक प्लेस में, वर्क प्लेस में, एक मान लो एक कंपनी में स्पेसिफिक एक जगह, तो आप कंपनी चेंज कर लोगे? नहीं, आप तरीका, डिफरेंट तरीका, वे ढूंढोगे, राइट। ये तो एकदम बेकार वाला ऑप्शन है। क्या क्या तरीका होगा? टेकिंग ब्रेक्स एंड फिजिकल स्ट्रेचिंग इन बिटवीन, ठीक है, चेंज इन वर्किंग पोस्चर एंड यूज ऑफ स्टैंडिंग द वर्क स्टेशन। मैं तो आंसर वुड बी ACE। मैं अपना छोटा सा एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। 2018 में, ठीक है, तो मैंने CNNS में काम किया था, आपको पता होगा, कम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे। तो वहाँ पे मैं स्टेट लेवल डेटा एश्योरेंस मॉनिटर थी एंथ्रोपोमेट्री के लिए। तो मुझे ना, और मैं गुजरात स्टेट में पूरा काम किया, गुजरात मैंने मॉनिटर किया और वेस्ट बंगाल भी साथ किया था मैंने उसके बाद, ठीक है। तो
तो अराउंड 1 ईयर था, तो मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ता था, तो ट्रैवल के वजह से मुझे कोस्टोकॉन्ड्राइटिस फॉर्म हो गया। अब कोस्टोकॉन्ड्राइटिस क्या है? सेम ये एक ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर है कि अगर आपके सिटिंग पोस्चर सही नहीं है ना, वो काम करने का तरीका सही नहीं है, तो उससे आपको डेवलप हो सकता है कोस्टोकॉन्ड्राइटिस, ठीक है। वो रीप केज में स्पेसिफिकली एक ट्रिगर पॉइंट होता है, वहाँ पे पेन स्टार्ट होता है आपका। तो तब मुझे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कंसल्ट करना पड़ा। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी कुछ होता है, तो तब मुझे पता लगा। तो मैंने भी अपना सिटिंग पोस्चर जो है ना, वर्किंग जो एरिया है, हाइट कितना होना चाहिए टेबल का, मुझे लैपटॉप को कैसे सेट करना है ना, फ़ोन को कैसे पकड़ना है, वो सब जो थेरेपिस्ट है वो मुझे सिखाते थे। तो वो मेरे लिए बहुत लर्निंग था तब। उसके बाद तो मैं वो चीज़ फॉलो कर रही हूँ। अभी तो थोड़ा सा बेटर है कंडीशन। तो ये अभी आप भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या काम कर रहे हो, अपना सिटिंग पोस्चर सही रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आगे जाके डिफरेंट वे में ये आपको ही प्रॉब्लम देगा, है ना। तो 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वुड बी ए, सी एंड ई। ना यहाँ पे हिंदी में है, देख लीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? विथ रिस्पेक्ट ऑफ टू मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन द स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट आर ट्रू। आपको बोलना है जो नीचे यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है वो प्रोटीन के अकॉर्डिंग है। टू मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, उनमें से क्या, इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है ना। नाउ क्या बोला है? फाइब्रस प्रोटीन्स आर जनरली लॉन्ग, fibrous proteins are highly soluble in water. Collagen is an example of fibrous protein. Globular protein are generally compact and spherical. Elastin, keratin and fibrin are globular protein. ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ए, सी एंड डी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है? फाइब्रस प्रोटीन आर हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। नो, दोज आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। इनसॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। इलास्टिन, केराटिन, फाइब्रिन आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन। नो, दोज आर फाइब्रस प्रोटीन। तो कभी भी आप प्रोटीन पढ़ रहे हो, कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें से जो आपके स्ट्रक्चर है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, लास्ट ईयर भी आपको पूछा गया था, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या है, फाइब्रस क्या है ना। तो ये स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप साथों साथ अभी से प्रिपेयर करना चालू कर दो, क्योंकि इसी पैटर्न में क्वेश्चन बनता है। अभी प्रोटीन से पूछा गया है, नेक्स्ट टाइम कार्बोहाइड्रेट या फैट से पूछा जाएगा, राइट। तो ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, इसका स्ट्रक्चर ओरिएंटेड भी क्वेश्चन आ रहा है अभी के लिए। तो स्ट्रक्चर ओरिएंटेड भी आप पढ़ना चालू करो। कौन से प्रोटीन है, फैट्स कौन सा है, क्लासिफिकेशन क्या है एंड ऑल, ये यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है। नाउ 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? पॉसिबल कॉजेज ऑफ टाइप 2 एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग आर measurement error, n is too small, p value is too conservative, d is treatment effect not properly applied. इन पे क्या बोला है? p value too liberal. तो आंसर क्या होगा? आंसर वुड बी ए, बी एंड डी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि टाइप 2 एरर का पॉसिबल हाइपोथेसिस टेस्टिंग के टाइम पे पॉसिबल कॉज क्या है, रीजन क्या है, ठीक है। मेजरमेंट एरर हो सकता है एन, सैम्पल साइज अगर बहुत स्मॉल है तो हो सकता है ना। मिनिमम हम लोग बोलते हैं कि एन 30 तो होना ही चाहिए। 30 अगर सैम्पल साइज 30 से कम होगा तो आपके एरर का चांसेस बढ़ जाता है, राइट। फिर ट्रीटमेंट इफेक्ट नॉट प्रॉपरली अप्लाइड, जो आप
सैंपल पे जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उसका इफेक्ट अगर प्रॉपरली अप्लाइड नहीं होगा तो आपके जो आउटकम होगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो एरर का चांसेस बढ़ जाएगा। तो ABD इज अ करेक्ट आंसर। नाउ 31 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एड हाइट टू द बॉडी। अगर आपको याद है पिछले साल में क्या पूछा गया था, वीड, ठीक है। मैंने अपना जो एग्जाम दिया था 2021 में, उसमें वाइट आपके हाइट पूछा गया था। तो हाइट और विथ से बार बार क्वेश्चन आ रहा है डिफरेंट फॉर्म में, इवन ऑप्शंस भी मोर और लेस सेम आ रहा है ना। ऐसे एनालिसिस करना पड़ता है PYQ को। तो PYQ सिर्फ रट के कुछ आप फायदा नहीं है, उसको एनालिसिस करके आप पढ़ना चालू करो, ठीक है। क्या बोला है, हाइट, बॉडी का हाइट इंक्रीज करने के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन में क्या क्या इंक्लूड करना पड़ेगा। क्या है, पैच पॉकेट, पॉइंटेड कॉलर, स्क्वायर नेकलाइन, सिंगल कॉलम कॉलर एंड अकॉर्डियन प्लीट्स। तो आपका आंसर क्या रहेगा, पॉइंटेड कॉलर, फिर रहेगा स्क्वायर नेकलाइन, सॉरी स्क्वायर नेकलाइन नहीं रहेगा क्योंकि ये वी निकलता है, फिर सिंगल कॉलम कॉलर एंड डी इज अकॉर्डियन प्लीट्स, ठीक है। पॉइंटेड कॉलर, मेरा थोड़ा सा ड्राइंग गड़बड़ी है पर समझ, ऐसे पॉइंटेड कॉलर, ठीक है। फिर आपके बोला है सिंगल कॉलम कॉलर। सिंगल कॉलम अगर कलर हो, है ना, पूरा ही अगर आपके पिंक हो या ब्लैक हो तो इट विल हेल्प टू इंक्रीज द हाइट ऑफ द बॉडी, ठीक है। और अकॉर्डियन प्लीट्स। नाउ यहाँ पे आपको साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दिया है और क्लोथिंग चॉइसेस दिया है, आपको मैच करना है, अपैरल डिजाइनिंग से है, ठीक है। क्या बोला है लिस्ट 1 में, सुपेरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सोफिस्टिकेशन एंड सैडनेस। तो सुपेरिटी जो है वो किससे आएगा, एक्सपेंसिव, हाई फैशन, क्लोथिंग चॉइस आएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्या आता है, एप्ट द स्टाइल फॉर द फंक्शन। सोफिस्टिकेशन क्या है, अंडरस्टेटेड एंड सीवियर। एंड सैडनेस क्या है, बॉडी कंसीलिंग, बॉडी एपलिंग नहीं, उसका ऑपोजिट है कंसीलिंग, मतलब हाइड करना, ठीक है। यहाँ पे हिंदी पे है, दिया हुआ है, आप देख लेना। फिर पूछा गया है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज इन द टेक्स्ट ऑफ फूड साइंस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन आर supporting structures in plant tissues, relatively resistant to breakdown, soluble in cold water, not digested by humans, yield considerable energy। तो आपका आंसर रहेगा A, B and D। Cellulose, hemicellulose are not soluble in cold water, those are insoluble in water, ठीक है। और yield considerable energy, नहीं, कंसिडरेबल एनर्जी नहीं होता है, प्रोवाइड करते हैं, है ना। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इन द प्लांट्स टिश्यूज, राइट। रिलेटिवली रेजिस्टेंट टू द ब्रेकडाउन, लाइज बिकॉज कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, एंड नॉट डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमन, फाइब्रस पार्ट ज्यादा रहते हैं इसलिए, है ना। नाउ 34 नंबर पे क्या बोला है, सीज ऑफ द पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट। आपको बोलना है सीज यूथ डेवलपमेंट के, पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट के सी वाला कंपोनेंट का मीनिंग क्या है, ठीक है। ए पे देखिए कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस, कनेक्शन, बी पे है कैरेक्टर, सी पे है केयरिंग, कंपैशन, डी पे है कंडीशनिंग, कैलकुलेशन एंड ई पे है कम्यूटर, ठीक है। तो आंसर वुड बी कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस, फिर बी होगा कनेक्शन, कैरेक्टर, फिर सी होगा केयरिंग एंड कॉम्पेशन, ठीक है। कम्यूटर नहीं होगा, कम्यूटर मतलब है आपको कुछ चीज के लिए एक जगह से दूसरा जगह ट्रैवल करना पड़ रहा है, कम्यूट करना पड़ रहा है, उसको बोलते हैं कम्यूटर। कंडीशनिंग, कंडीशनिंग एंड कैलकुलेशन, कंडीशनिंग
could be the secondary part या secondary C's of positive youth development या secondary character, but not calculation. Calculation तो एक method है, right? ये character का part नहीं है, ठीक है? तो कंपिटेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कनेक्शन बिल्ड करने का क्षमता होना चाहिए, पॉजिटिव कैरेक्टर होना चाहिए, इन्फ्लुएंसिंग कैरेक्टर, केयरिंग होना चाहिए, काम करने का कंपेशन अच्छा होना चाहिए, है ना? तो दोज आर द सीज ऑफ पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट. नाउ 35 में क्या पूछा है? नॉन रिस्पॉन्स एरर, रिस्पॉन्स एरर एंड टेबुलेशन एरर आर द टाइप्स ऑफ विच काइंड ऑफ टाइप ऑफ एरर. यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एरर एंड वेरिएबल एरर. तो आंसर वुड बी नॉन सैम्पलिंग एरर. यहाँ पे आपके डिफरेंट टाइप ऑफ थियरीज दिया है और उसका डिस्क्रिप्शन दिया है ना? तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिया है, फ्री रेडिकल थ्योरी. तो फ्री रेडिकल थ्योरी क्या है? A progressive irreversible accumulation of oxidative damage to the cell explain loss of physiological function as VH. ठीक है? Immunological theory में क्या बोला है? The immune system becomes less efficient in making the body resistant to the pathogen and infection. यहाँ पे ये different type of aging theories है, ठीक है? फिर सेल्यूलर एजिंग थ्योरी क्या है? सेल्यूलर एजिंग थ्योरी मतलब एजिंग इज प्री प्रोग्राम प्रोसेस एंड देयर इज अ रेट एट विच ईच ऑर्गन सिस्टम विल डिटोरिएट. वेयर एंड टियर थ्योरी क्या है? सेल्स कंटिन्यूअसली डैमेज, एग्जिस्टिंग सेल कैन नॉट रिपेयर डैमेज कंपोनेंट विद इन देमसेल्फ. ठीक है, अब देख लेते हैं कि पायोनियर कौन कौन है ना? किसने ये जो थ्योरीज है दिया है? तो वेयर एंड टियर जो थ्योरीज है ये डॉक्टर ऑगस्ट वाइसमैन ने दिया है. डॉक्टर हेफ्लिक ने सेल्यूलर एजिंग थ्योरी दिया है. रॉय एल वॉलफोर्ड ने इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी दिया है. डेनहम हार्डमैन ने फ्री रेडिकल थ्योरी दिया है. ठीक है, यहाँ पे हिंदी में है, देख लीजिएगा. 37 नंबर में पूछा है द पर्सपेक्टिव प्लान शो. ये आपके जो हाउसिंग वाला यूनिट है यहाँ से पूछा गया है ना? डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान है और उसका सीक्वेंस भी है, कभी कभार आ जाता है, इम्पोर्टेंट है ना? तो पर्सपेक्टिव प्लान क्या शो करता है ना? यहाँ पे ऑप्शन दिया है थिकनेस ऑफ वॉल, थिकनेस ऑफ बीम्स एंड फ्लोर, पिक्टोरियल व्यू ऑफ द प्रपोज्ड हाउस एंड हाइट ऑफ विंडोज एंड डोर्स. तो पर्सपेक्टिव प्लान जो है ये 3D है ना? तो पर्सपेक्टिव से हमेशा कनेक्ट करके याद रखना पिक्टोरियल. P फॉर पर्सपेक्टिव, P फॉर पिक्टोरियल. तो पिक्टोरियल व्यू देते हैं हमेशा पर्सपेक्टिव प्लान. ठीक है. नाउ 38 नंबर क्या पूछा गया है? अरेंज द स्टेप्स ऑफ डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस इन सीक्वेंस. क्या क्या बोला है? जनरेटिंग inexpensive scale down version of the product, rigorous testing of the selected design, empathetic understanding of the problem, taking feedback on prototype from the individual user and identifying the design, organize the information gathered to solve problem, start generating ideas. तो first क्या होगा? empathetic understanding of the problem. फिर उसके बाद क्या होगा? Organize the information gathered to solve the problem. फिर उसके बाद होगा generate the ideas. फोर्थ होगा generating inexpensive scale down version of the product. उसके बाद होगा taking feedback on prototypes from the individual user and identifying the best design. और लास्ट में क्या होगा? rigorous testing of the selected design. फर्स्ट हम लोग को एम्पैथेटिक वे में प्रॉब्लम को समझना है. एम्पैथेटिक और सिंपैथी में डिफरेंस क्या है? एम्पैथेटिक मतलब दूसरे के जगह पे जाके दूसरों को प्रॉब्लम जो है उसको महसूस करना, फील करना. सिंपैथी मतलब है अरे तुम्हारे में कितना दुख है, इतना प्रॉब्लम है, सिंपैथी दे रही हूँ, है ना? एम्पैथी दोज आर बोथ आर सब्जेक्टिव टर्म. ठीक है, पर एम्पैथी मतलब दूसरे के शूज पे
अपना पैर देख के देखना कि दूसरे में कितना प्रॉब्लम है, इश्यूज है, कितना स्ट्रगल कर रहा है, राइट, उसको बोलते हैं एम्पैथेटिक। तो एम्पैथेटिक वे में समझना प्रॉब्लम को। उसके बाद क्या है, ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन गैदर टू द सॉल्व द प्रॉब्लम। जितने भी आपको अंडरस्टैंड करके, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके जितने भी इंफॉर्मेशन मिला, ठीक है, उसको गैदर करना है, ऑर्गेनाइज करना है। फिर जो आइडिया है ना, उसको जनरेट करना है। उसके बाद क्या है, इनएक्सपेंसिव स्केल डाउन वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट। जो आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है उसका एक इनएक्सपेंसिव स्केल डाउन वर्जन बनाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, टेकिंग द फीडबैक ऑन द प्रोटोटाइप फॉर द इंडिविजुअल यूजर्स एंड आइडेंटिफाइंग द बेस्ट डिजाइन। तो आपने जो प्रोटोटाइप बनाया है ना, उसके लिए आपको इंडिविजुअल यूजर से, ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है विच विद बी द बेस्ट डिजाइन। और लास्ट में क्या करना है, रिगरस टेस्टिंग ऑफ द सिलेक्टेड डिजाइन। आपने जो टेस्टिंग जनरेट किया है उसके लिए आपको आपने जो डिजाइन जनरेट किया है उसके लिए आपको रिगरस टेस्ट करना है फॉर सस्टेनेबिलिटी पर्पस, ठीक है। नाउ 39 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, द डेवलपमेंट पीरियड बिगिनिंग इन द लेट टीन्स। आराम से पढ़ना क्वेश्चन, लेट टीन्स और अर्ली 20s एंड लास्टिंग थ्रू द 30s, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अर्ली एडल्टहुड। क्यों यहाँ पे बोला है बिगिनिंग, लेट टीन्स और अर्ली 20s एंड लास्टिंग थ्रू बोला है, थ्रू पूरे 30s, ठीक है, तो ये क्या होगा, अर्ली एडल्टहुड। नाउ 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, फादर ऑफ मिल्क रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो आंसर वुड बी वर्गीस कुरियन। स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। उन्होंने भी फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे बहुत काम किया है ना। अमृता पटेल जो है, अमृता पटेल, इन्होंने एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत काम किया है। और बाबा अमते जो है, ये एक सोशल वर्कर है, इन्होंने लेप्रोसी में बहुत काम किया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना 40 क्वेश्चन था। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम लोग, मतलब नेक्स्ट 60 तक हम लोग कल सॉल्व करेंगे, है ना। तो जाने से पहले फिर से आपको एक बार रिमाइंडर दे देती हूँ, 26 से हम लोग नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं होम साइंस के लिए, पेड कोर्स के लिए, JRF अड्डा ऐप पे, ठीक है। और उसके लिए वीडियो कोर्स प्लस लाइव कोर्स रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश में, और PYQ का सोल्यूशन मिलेगा डिटेल 2022-23 का हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। और आप पेपर 1 और पेपर 2 एक साथ परचेस कर सकते हो, और उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 8999, और उसमें भी आपको वीडियो कोर्स मिलेगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड, और PYQ सोल्यूशन मिलेगा 2023 का, और टेस्ट सीरीज स्पेसिफिकली आपको पेपर 1 के लिए मिल जाएगा। और मेरा क्लास का टाइमिंग आपको बता देती हूँ, YouTube पे है आपके मंडे से, ठीक है, फ्राइडे 8 PM शाम को, और पेड सेशन वेडनेसडे, सैटरडे और संडे रहेगा 9 PM से, ठीक है, 9 to 10 रहेगा। और एक्स्ट्रा क्लासेस अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं स्केड्यूल कर दूंगी, मैं ले लूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना था। प्रीवियस जितना भी PYQ है उसको एनालाइज करो, अच्छे से पढ़ना चालू करो, और टेंशन मत लो, अभी बहुत टाइम है, हम लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे दिसंबर के लिए। और कीप लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू।